हेलो दोस्तों, वेलकम टू IUPSC और हम शुरू करेंगे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368। देखिए, अमेंडमेंट की जो बात होती है ना, चेंजिंग की जो बात होती है, तो परहैप्स जो हमारे अंबेडकर जी थे उन्होंने बोला था कि जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, जो पीस ऑफ पेपर हम कॉन्स्टिट्यूशन को लिख रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारी आने वाली जनरेशन क्या करेगी, फाड़ के फेंक देगी। क्यों? क्योंकि कोई मीनिंग नहीं होगी इस कॉन्स्टिट्यूशन का। क्यों मीनिंग नहीं होगी कॉन्स्टिट्यूशन का? जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी 1950 में लिखकर तैयार हुई, तो उसकी मीनिंग क्यों नहीं होगी 21 सेंचुरी में? ये रीजन जानना है। क्यों? क्योंकि बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहा है तो हमारी सोसाइटी डेवलपमेंट हो रही है, और सोसाइटी कितनी डेवलप है किसी कंट्री की, उसका इंडिकेटर है वीमेन वहाँ कितनी डेवलपमेंट है। के लिए एक जगह रूल दिया गया, क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यदि चेंजिंग नहीं होती है किसी कॉन्स्टिट्यूशन में या कहीं भी, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। सच एज एक रिवर है, अपने कोर्स में बह रही है, अपने चैनल में बह रही है, और आप ऑब्जर्व करना कि जहाँ पे पानी रुका हुआ है ना, वो क्या होता है, सड़ना शुरू हो जाता है, रोडेंट हो जाता है, वहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होनी शुरू हो जाती है। इसलिए क्या है, इस दुनिया में एक ही चीज़ कांस्टेंट है, दैट इज चेंज। कोई कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है या फ्लेक्सिबल है? रिजिड तब होगा जब उसमें बहुत कम अमेंडमेंट हुए होंगे। जैसे 27 या 28 अमेंडमेंट ही हुए हैं हमारे USA में, तो क्या है, अमेंडमेंट का प्रोसीजर डिफिकल्ट है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है उनका। ब्रिटेन में बहुत सारे हमारे अमेंडमेंट हुए हैं, तो उनका जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है सिंपल है। इंडिया का ना ही रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल है, ये कहीं इन बिटवीन लाई करता है। आप देख सकते हैं ना, मैंने बीच में लगाया, ये मिड में लाई करता है। ना ही ये ईजी है ना ही डिफिकल्ट है। ये पार्ट 20 और आर्टिकल 368 के अंदर ये चीज़ दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि क्या आप अमेंड कर सकते हैं। पावर टू पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। कुछ भी आप करो, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल के रख दो, उधेड़ के रख दो, अमेंड करके रख दो, फंडामेंटल राइट को आप कर दो, बट देयर इज समथिंग लिमिटेशन कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द लाइफ, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है जी। जैसे मान लो कि आपके पास क्या, आपकी जो बिल्डिंग बनती है, कुछ पिलर्स बनते हैं ऐसे, है ना, इस तरह के पिलर बने हुए, इसमें बिल्डिंग खड़ी है। अरे छत तोड़ दो, दीवार तोड़ दो, जो पिलर बीच में दीवार है इनको तोड़ दो, सब कुछ तोड़ दो, लेकिन आप जब इसको काट दोगे ना, पिलर को हटा दोगे, तो प्रॉब्लम ये होगी कि फिर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन गिर जाएगा। ओके, अब देखते हैं प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 368। देखिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रोसीजर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और दो चीज ध्यान देनी पड़ती है कि जो भी बिल है किस हाउस में डाला जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा, टेबल किया जाएगा, पहली चीज। और बिल को आप टेबल कर रहे हो तो प्रेसिडेंट का एसेंट या प्रेसिडेंट को सिग्नेचर करना जरूरी है कि नहीं। जैसे मनी बिल को आप केवल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं लोकसभा में, केवल, और उससे प्रियर परमिशन चाहिए किसका, प्रेसिडेंट का। मनी बिल में ये केस होता है। ठीक है, ये देखना पड़ेगा। अब देखिए, देखते हैं यहाँ पे, आप किसी भी हाउस में डालो, अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है किसी भी हाउस में डालो। और जो हमारा स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे जो हमारा सिस्टम है, दोनों पार्लियामेंट्री है। सेंट्रल लेवल पे भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, स्टेट लेवल पे भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो क्या, किस में डालोगे आप? प्रोविंसेस लेवल पे नहीं डालोगे, यूपी में नहीं जाएगा। जब कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हो रहा है, तो वो स्टेट लेजिस्लेचर उसको नहीं, वहां पे आप टेबल नहीं कर सकते। केवल कहां पे होगा, लोकसभा में या राज्यसभा में आप टेबल कर सकते हैं। पार्लियामेंट इज इक्वल टू लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। ओके, यहाँ पे आप टेबल कर सकते हैं बस। अच्छा जी, ये बताओ कि कौन कर सकता है? तो देखो जी, प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है और मिनिस्टर भी कर सकता है। देखिए, प्राइवेट मेंबर मतलब ये होता है कि विपक्ष भी बैठा हुआ है वहां पे कोई मेंबर अब बिल ड्राफ्ट करके लाया और क्या करेगा, वो प्रेजेंट कर देगा लोकसभा में या राज्यसभा में। जनरली क्या होता है कि जो प्राइवेट मेंबर बिल होता है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, जनरली ऐसा होता है। ओके, क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि प्राइवेट मेंबर का जो बिल आएगा, जैसे ही बिल एक्ट बनेगा, तो उसकी जो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ओवरिंग पार्टी है उस पर जाएगी। ठीक है, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी। इसे जनरली प्राइवेट मेंबर बिल को नहीं एक्सेप्ट किया जाता है। या तो मिनिस्टर कर सकते हैं, जो मिनिस्टर है रूलिंग पार्टी में। डज नॉट रिक्वायर प्रेसिडेंट एसेंट, प्रेसिडेंट का एसेंट हमें नहीं चाहिए। उसके बाद द बिल पास बाय ईच हाउस इन द स्पेशल मेजॉरिटी। ये मेजॉरिटी पे 3 तरह की मेजॉरिटी होगी, उसमें देखेंगे कौन कौन से बिल आएंगे, कौन कौन से मुद्दे होंगे और किस मेजॉरिटी से पास किए जाएंगे। इसको अलग, आगे अगला लेक्चर इसी पे होना है हमारा, इसको अलग से रखिए। ईच हाउस मस्ट पास बाय द सेपरेटली, दोनों हाउस जो होंगे
ये कभी क्या होगा, ज्वाइंट सेशन नहीं होगा, ज्वाइंट सीटिंग नहीं होगी। देखिए लोकसभा में ये बिल अलग पास होगा, राज्यसभा में बिल अलग पास होगा, और दोनों में यदि कन्फ्लिक्ट होता है तो कोई ज्वाइंट सीटिंग नहीं होगी, ज्वाइंट सीटिंग नहीं होगी। मतलब प्रेसिडेंट का प्रायर कोई हमें रिकमेंडेशन नहीं लेनी पड़ेगी, ये बिल को किसी भी हाउस में प्रेजेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मनी बिल को हमेशा कहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे आप, लोकसभा में, प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। कोई दिक्कत? ओके चलिए, कोई परमिशन नहीं चाहिए, कोई ज्वाइंट सीटिंग नहीं हो सकती। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई प्रायर परमिशन नहीं चाहिए, और प्लस ज्वाइंट सीटिंग नहीं होगी। अमेंडमेंट यदि करना है कॉन्स्टिट्यूशन का तो नहीं होगी। चलो, फेडरल प्रोविजन, फेडरल प्रोविजन जो है यदि उसको रेटिफाई किया जा रहा है तो हाफ ऑफ द स्टेट को पास करना पड़ेगा। मतलब अभी कितने स्टेट हैं, 29 स्टेट हैं, तो 15 स्टेट एग्री करने चाहिए आपके प्रोविजंस पे। फेडरल क्या होता है? संघीय ढांचा, मतलब कि सेंटर भी हैं और स्टेट भी हैं, ये दोनों मिलकर साथ काम कर रहे हैं, इसको बोलते हैं फेडरल। क्यों? क्योंकि हमने अपनी कंट्री को कई पार्टों में डिवाइड किया है। जैसे एक सेंटर हमारे बीचों बीच दिल्ली में है, तो बहुत सारे हमने स्टेट भी बनाए हैं, और स्टेट के अंदर हमने पंचायती राज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाए हैं। ये जो कैरेक्टर होता है ना कि काम को डिवाइड कर दिया गया। सेंटर का काम अलग, सेंटर किस पे काम करेगा भाई? सेंट्रल लिस्ट पे, यूनियन लिस्ट पे काम करेगा। स्टेट किस पे काम करेगा? स्टेट लिस्ट पे काम करेगा। तो ये जो लिस्ट है ना, ये काम है इनका, इतना काम आपको दिया गया भाई, आप इस पे फोकस करो, आप इधर नहीं जाओगे। स्टेट लिस्ट पे आपका कोई काम नहीं, आपका कोई काम नहीं है, ठीक है। स्टेट लिस्ट पे कौन काम करेगा? केवल स्टेट काम करेगा, केवल स्टेट काम करेगा। और जो कंकरेंट लिस्ट होगी ना, इस पे दोनों काम करेगा, सेंटर भी काम करेगा, स्टेट भी काम करेंगे। लेकिन अगर सेंटर ने कोई लॉ बनाया और स्टेट ने भी कोई लॉ बनाया कंकरेंट लिस्ट पे, तो किसकी दोनों लॉ बनाया, कोई कंट्राडिक्शन नहीं है इनके बीच में, तो सेंटर का जो लॉ बनाया होगा वो स्टेट के लॉ पे प्रिवेल कर जाएगा, मतलब सेंटर डोमिनेट कर जाएगा वहां पे, ठीक। ये चीज है, इसको बोलते हैं क्या? फेडरल इन नेचर, फेडरल कैरेक्टर, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही दोनों हाउस में पास हुआ और प्रेसिडेंट के पास जाएगा क्या करने के लिए? एसेंट के लिए, रिकमेंडेशन उसको साइन करने के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए जो पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट हमारे एक्ट को बनाती है। पार्लियामेंट हमारा क्या? लेजिस्लेचर है ना, जो लॉ को बनाएगी। तो पार्लियामेंट इक्वल टू क्या है? लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, है ना, तीन चीजें। तो लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, और कौन बचता पार्लियामेंट का पार्ट? प्रेसिडेंट। अब वो अपना सिग्नेचर करेगा उस पर, और जैसे ये अमेंडमेंट का कोई भी बिल गया, कहां पे गया? प्रेसिडेंट के पास गया, मस्ट गिव हिज एसेंट, अपना एसेंट देना ही देना है आपको प्रेसिडेंट को, कि रेटिफाइड बाय द हाफ ऑफ द स्टेट। देखिए जो फेडरल कैरेक्टर होता है, मान लीजिए जीएसटी की बात करते हैं, चलिए, जो जीएसटी का प्रोविजन है इसमें यह है कि जितने इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये टैक्सेस को एक टैक्स बनाकर हमें क्या करना है कि उसमें आईजीएसटी, सीजीएसटी सब लगाकर एक टैक्स बनाना है, इनडायरेक्ट टैक्स को, वही जीएसटी। अब जीएसटी में जो इनडायरेक्ट टैक्स स्टेट भी वसूलता था, सेंटर भी वसूलता था, अब दोनों को आपने मर्ज कर दिया, तो स्टेट का क्या हुआ? इंटरेस्ट यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। स्टेट का जो इंटरेस्ट है भाई, उसको भी तो पैसा मिल रहा था टैक्स के थ्रू, वहां प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है? तो जीएसटी को पास करने के लिए देखा आपने 15 स्टेट उसमें रेटिफाई किया था। मतलब कि यदि कोई स्टेट लिस्ट पे कोई हमला होता है, या स्टेट की जो राइट्स हैं, जो स्टेट लिस्ट का जो प्रोविजन है, उसको यदि सेंटर छेड़ती है, तो कम से कम 15 स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली एसेंट देनी चाहिए उस बिल को, तब जाकर वो पास होगा। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई डाउट? तो ये कहानी है किसकी? फेडरल प्रोविजन की, और रेटिफाई बाय द हाफ ऑफ द स्टेट। फेडरल मतलब क्या? सेंटर स्टेट साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब देखो सेंट्रल लिस्ट में कोई चेंज होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, सेंट्रल लिस्ट में कर रहे तो काम हो जाएगा पार्लियामेंट से। लेकिन स्टेट लिस्ट के, स्टेट के पावर को आप दिक्कत कर रहे हो सेंटर में बैठकर, तो आपको क्या, उनको एसेंट लेना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा। ये क्या कैरेक्टर बोलते हैं इसको? फेडरल इन नेचर। आपको स्पेशल मेजोरिटी कहां जरूरत पड़ी, इसकी हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव ए नाइस डे।